बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान ख़ान आपका लाइव इल्म अचीवर के इस क्लास में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग डील करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट को। और ये एक रिवीजन क्लास है जिसमें आप देखें सिर्फ एक बेंजीन से मैंने इतने सारे रिएक्शंस को लिखा है जिसको आज की क्लास में हम वन बाय वन डील करेंगे। टोटल 29 रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस को लिखना है हमें और इनके साथ में स्टेप देखने हैं। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से अगर आप देखें, अगर मैं चार्ट बना कर आपको रिएक्शन पढ़ाऊं तो मुश्किल से 5 या 6 ही चार्ट बन पाते हैं, उसमें पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस आ जाते हैं। जैसे एक पहले चार्ट में 29 रिएक्शन है, तो इस तरह से पढ़ने में एक फ़ायदा ये है आपको कि डिफरेंट चैप्टर के तमाम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर अप हो जाते हैं। और आप देखेंगे जब ये 4 या 5 शीट हो जाएगी, यानी मेरा 4 या 5 लेक्चर हो जाएगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं बचेगा जो कवर अप नहीं होगा सिलेबस के हिसाब से। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको ये रिएक्शन है कैसे कैसे। तो ये बेंजीन है। बेंजीन का सबसे पहले हम लोगों ने क्लोरीन और एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया और जो प्रोडक्ट आएगा उसको हमने नंबर 1 नाम दिया, फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद इसको हीट किया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट 2 बना है। अब इस पे 3 रिएक्शंस कराए गए हैं। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, फिर इसी में ब्रोमीन इन वाटर है, फिर इसी में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराया गया है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये प्रोडक्ट बने हैं। फिर वापस आइए बेंजीन पर, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा के 7वां नंबर प्रोडक्ट बनाया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले है, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, दूसरे में हाइड्रोलिसिस करवाया। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद का प्रोडक्ट 8 है। फिर जिंक डस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा के प्रोडक्ट नंबर 9 है। ये ओजोनोलिसिस है, ओजोन का जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन। फिर ये रिडक्शन है, हाइड्रोजन ऐड किया गया है। यहाँ पर हीट करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिलीज किया गया है। उसके बाद फिर हाइड्रेशन है, प्लेटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन। फिर ब्रोमीन एसीटोन के प्रेजेंस में ऐड किया गया है, मैग्नीशियम ईथर के प्रेजेंस में ऐड किया गया है। इसको इपॉक्साइड कहते हैं। पहले स्टेप पर इपॉक्साइड यानी साइक्लिक ईथर हाइड्रोलिसिस करवाया गया। उसी तरीके से यहाँ आइए, फिर से अल्काइल हैलाइड है ये, इसका रिएक्शन कराया गया। फिर ऑक्सीजन गैस हाइड्रोलिसिस, 2 प्रोडक्ट बने हैं। एक का नाम एरोमेटिक है, एरोमेटिक का ऑक्सीडेशन करवाया गया है सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में। जबकि ये 22 नंबर का जो है ना, वो रिडक्शन कराया गया है सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में। और इस 22 नंबर के प्रोडक्ट को जो 15 नंबर का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा, 15 नंबर का जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा के 25वां नंबर का प्रोडक्ट बनाया गया। उस पर वापस सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया गया और 26वां नंबर प्रोडक्ट बनाया गया। 26वें पे देखे 3 रिएक्शंस मैंने लिखे हैं। एक हाइड्रोलिसिस आप कह सकते हैं, यानी एसिड के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन है। फिर ये रिएक्शन है और ये रिएक्शंस है। कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी है, और जब मैं डील करूंगा एक एक करके तो नेमिंग रिएक्शंस पर भी आऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप इसका एक पिक ले लें ताकि घर पर जब खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आप इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्यूशन दे दूंगा तो उसको दोबारा से आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो स्क्रीन थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ूंगा, आप इसको पिक ले लीजिएगा या पॉज करके इस वीडियो को खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम लोग रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। इस स्पेस में मैं यूज करूंगा रिएक्शन को कि किस तरह से रिएक्शन हुआ है। तो देखिए, जो पहला नंबर का रिएक्शन है ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये बेंजीन रिंग होता है हमारे पास, क्लोरीन का रिएक्शन कराया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। पहला रिएक्शन है और इसी पर बेस्ड ये इधर वाला भी रिएक्शन है, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म का पार्ट आपको यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं। ये क्लोरीन जो है वो इस तरह से है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एंड एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड जो है वो लुईस बेस की तरह, सॉरी एसिड की तरह काम करता है।
लुईस एसिड की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। एल्युमिनियम 13 ग्रुप एलिमेंट है, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये तीनों बॉन्ड बनाकर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रखे हुआ है एल्युमिनियम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो ऑक्टेट के लिए इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए एक ऑर्बिटल इसका वैकेंट है। तो होता क्या है कि क्लोरीन अपना एक लोन पेयर इसको दे देता है। जैसे ही एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन और इस एल्युमिनियम के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग बाद में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। जब हम इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो चूंकि क्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया था, इसलिए इसके ऊपर एक फॉर्मल चार्ज लगाएंगे केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से, और चूंकि इसने दिया है इसलिए इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसने लिया है तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये क्लोरीन में क्लोरीन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई। शुरू में 2 क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम थी, तो उनके बीच में प्योर कोवैलेंट बॉन्ड था। अब ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। पोलर इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया है। चार्ज आने की वजह से इसका साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई। ये बड़ा साइज है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो इसका मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो खींचेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब इस क्लोरीन पे आएगा प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन को लेके हो जाएगा न्यूट्रल। तो सबसे पहले स्टेप पर ये एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो कि लुईस एसिड है, वो काम क्या करता है, तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अकेला क्लोरीन एटम होता तो 7 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब इसके पास अब 1 इलेक्ट्रॉन की और कमी हो गई। तो इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है। इसका मतलब इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन का कोई भी कार्बन दे सकता है। क्योंकि बेंजीन में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की वजह से ये रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करने की वजह से कोई बॉन्ड टूट गया मान लो इस तरीके से, तो क्या होगा कि कहीं एक जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा और कहीं एक जगह नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर। यही लोन पेयर दे दिया जाएगा। तो पहले स्टेप पर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि इस तरह से क्लोरीन आकर यहां जुड़ गया है और डबल बॉन्ड यहां पर है। अब ये प्लस चार्ज रेजोनेंस करेगा सबसे पहले, तो रेजोनेंस के बाद क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बना लेगा, प्लस चार्ज यहां, फिर इस प्लस चार्ज के हिसाब से ये टूटेगा, प्लस नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। रेजोनेंस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब यहां पे रेजोनेंस तो हो नहीं सकता, तो यहां से डीप्रोटोनेशन होता है। एक H जो है, एक H जहां पे क्लोरीन जुड़ा है, वही उसी कार्बन पर जो H है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा H प्लस के फॉर्म में। तो ये H प्लस के फॉर्म में जाता है, इसको कहते हैं डीप्रोटोनेशन स्टेप। ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलाकर फिर से बॉन्ड बना लेता है, यानी एक रेजोनेंस वाला स्टेप हो जाता है। यानी कुल मिलाकर क्लोरीन आके जुड़ जाता है, और ये H जो गया है ना, ये वापस इस क्लोरीन को खींचकर HCl बना देता है, और ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है। तो ये पूरा रिएक्शन था। तो आप देखें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको क्या मिला, तो आपको पहले स्टेप पर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिला है वो ये मिला है कि बेंजीन पे जब भी क्लोरीन से मतलब रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन के किसी भी कार्बन से H निकलेगा और वो इस Cl से अलग हो जाएगा, एक क्लोरीन बच जाएगा, वही क्लोरीन किसी भी कार्बन से आके लग जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट नंबर फर्स्ट है, इसको हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। तो पहले स्टेप पर जो प्रोडक्ट हमारा बना वो क्लोरोबेंजीन था। अब क्लोरोबेंजीन का जब आप हीट कराते हैं NaOH के प्रेजेंस में तो ये कहलाता है डाउ प्रोसेस। और इसमें होता क्या है वो सुनिए। इसमें होता ये है कि यहाँ से क्लोरीन और H यानी HCl रिलीज होता है, ONa आकर जुड़ता है, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है हीट करने पे, N अलग होके HCl, चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H रिलीज करता है। यानी सबसे पहले स्टेप पर क्या होता है वो बता दूं। सबसे पहले स्टेप पर ये होता है कि यहां से क्लोरीन और यहां से NaOH, तो ये एक तरह से अगर आप देखें मैं डायरेक्ट हीट वाला रिएक्शन करा रहा हूं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां से ये OH रिलीज करता है। जब ये OH रिलीज करेगा तो OH माइनस के फॉर्म में होगा और यहां से क्लोरीन निकल चुका होगा। जब क्लोरीन निकलेगा तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, और यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये इस पे अटैक करेगा, तो फिनॉल में ये कन्वर्ट हो जाएगा।
तो जो सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा, दिस इज फेनॉल। साथ में NaCl, ये बेस था OH रिलीज करेगा, NaCl अलग होगा। हालांकि ये रिएक्शन बहुत आसानी से नहीं होता, उसकी वजह ये है कि यहां से क्लोरीन को रिलीज कराना काफी आसान है। हेलोजन ग्रुप लीविंग ग्रुप होते हैं, तो ये ग्रुप लीव करेगा और प्लस चार्ज आएगा सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर, जबकि डबल बॉन्डेड स्पेसीज से क्लोरीन को रिलीज कराना मुश्किल है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस चार्ज आसानी से नहीं आता है। इसीलिए हम लोगों ने हीट किया है, और ये डाउ प्रोसेस कहलाता है कि पहले आप क्लोरीन को हटाएंगे और ये कार्बन जो बेंजीन रिंग का है वो सारा का सारा कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, प्लस चार्ज उस पर स्टेबल नहीं होता। लेकिन बहरहाल आप इसको प्लस चार्ज बनाकर छोड़ नहीं रहे हैं। आप क्लोरीन को निकालने के बाद जैसे ही कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, ये OH माइनस जो है ये फौरन अटैक करता है और कार्बोकेटायन को कार्बोकेटायन के फॉर्म में रहने नहीं देता है। वैसे भी आप जानते हैं SN1 SN2 रिएक्शन में कि SN2 रिएक्शन जो होता है वो एक ही स्टेप में हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप ये मानिए SN2 टाइप का रिएक्शन हुआ, ये क्लोरीन निकलना अभी शुरू ही किया था कि बैक साइड से OH माइनस ने आके अटैक कर दिया, तो पूरी तरह से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब देखो, फेनॉल के हमें चार रिएक्शन पढ़ने हैं। यहाँ ब्रोमीन के प्रेजेंस में पढ़ना है और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में पढ़ना है। ब्रोमीन का जब भी रिएक्शन हुआ, जैसे ये क्लोरीन था ना, तो इस रिएक्शन का नाम होता है क्लोरीनेशन, या इन जनरल नाम है हेलोजिनेशन। उसी तरीके से यहाँ पर फेनॉल का जो रिएक्शन हम करा रहे हैं उसका इन जनरल नाम है ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन। तो होता क्या है कि आपको इतना तो पता चल ही गया कि बेंजीन पर कोई भी ग्रुप लगाया जाए ये कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं, क्योंकि बेंजीन जो है ना इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है बेटा। जब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हैं तो इसका मतलब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे और इनको कोई इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराना है। तो बेंजीन में तो आप कहीं पर भी लगा दो, लेकिन आपने पढ़ा होगा अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है और इस ग्रुप के पास सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यानी मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, वो भी प्लस है, ये दे रहा है अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को, और बेंजीन रिंग में रेजोनेंस ऑर्थो पैरा पोजीशन को निगेटिव बना रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को निगेटिव बना रहा है ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन में तो आपने कहीं पर भी क्लोरीन लगा दिया था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक बार जब आपका बन गया है फेनॉल, तो फेनॉल कुछ इसी तरह का ग्रुप है जिसमें आप ऑक्सीजन के ऊपर देखते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस करने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये अटैक करेगा हमेशा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। याद रखिए ब्रोमीन का रिएक्शन कराना है, ये तो मैंने इन जनरल बात बता दिया आपको, ब्रोमीन का रिएक्शन कराना है आपको, तो यहां इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन बनेगा। ये है हमारे पास फेनॉल जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो जब आप ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके लग सकता है? वो आकर लग सकता है या तो ऑर्थो पर, या तो वो ऑर्थो पे लग जाए आकर, या वो लगेगा आकर पैरा पोजीशन पर, या तो ऑर्थो पे लगे या पैरा पे लगे। तो याद रखिए ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट लिखना है, क्योंकि आपको कोई एक ही प्रोडक्ट लिखना है, एक ही प्रोडक्ट लिखना है। तो आप कौन सा प्रोडक्ट लिखेंगे जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो? तो यहां पर तो बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ये याद रखिएगा कि ब्रोमीन का साइज काफी बड़ा है, जिसकी वजह से ब्रोमीन अपना लोन पेयर दे नहीं सकता इस एसिडिक हाइड्रोजन को। अगर लोन पेयर दे देता बेटा, बैक बॉन्डिंग हो जाता, तो यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता जिसका नाम चिलेशन है। तो फ्लोरीन अगर यहां पर होता तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्थोफ्लोरोफेनॉल
ये ऑर्थो पोजीशन है। अब फ्लोरीन का फ्लोरो वर्ड आता है, अगर फ्लोरीन होता तो ऑर्थोफ्लोरोफेनॉल के अंदर चिलेशन होता है। चिलेशन का मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता इस फ्लोरीन के लोन पेयर के साथ। क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो लोन पेयर आराम से वो दे देता है, जिसकी वजह से 6 मेंबर रिंग बन जाता है। लेकिन यहां पर आप देखें ब्रोमीन का लोन पेयर काफी अंदर है और ब्रोमीन का साइज काफी बड़ा है, जिसकी वजह से ब्रोमीन आराम से लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। जब लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा तो यहां बॉन्डिंग नहीं होगी। जब बॉन्डिंग नहीं होगी तो अब इसके अंदर रिपल्सन शुरू हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउडिंग की वजह से इनमें रिपल्सन शुरू हो जाएगा। रिपल्सन की वजह से ये लेस स्टेबल हो जाएंगे। जबकि यहां पर पैरा पोजीशन पे इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि ना तो बॉन्डिंग हो सकता है ना तो रिपल्सन हो सकता है। बॉन्डिंग का मतलब अट्रैक्शन, तो पैरा पोजीशन जस्ट अपोजिट होने की वजह से ना तो अट्रैक्शन होगा ना तो रिपल्सन होगा। तो दो प्रोडक्ट में मैं कहता हूं दिस पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पे जो तीसरा नंबर मैं बना रहा हूं प्रोडक्ट, वो बनेगा हमारे पास पैरा ब्रोमोफेनॉल। माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो भी बनेगा, बट मुझे एक ही लिखना है तो मैं पैरा लिखूंगा। एक और बड़ी अच्छी बात है, ब्रोमीन इस वक्त जो CS2 था ना, वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। CS2 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह है। तो ये बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन वाटर अगर मैं रख दूं, यही रिएक्शन की बात कर रहा हूं चौथे की, वाटर के प्रेजेंस में अगर मैं ब्रोमीन का रिएक्शन करा रहा हूं तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है बेटा, रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, यानी फास्ट कर देता है। तो जब पोलर सॉल्वेंट रहा करे तो ये मानकर चलेंगे हम कि एक ही फेनॉल में ये ब्रोमीन इस कदर एक्टिव हो गए हैं कि एक ही फेनॉल में ऑर्थो पैरा सारे के सारे पोजीशन पर आकर ब्रोमीन लग जाएंगे। ऑर्थो पर भी लगेगा, पैरा पे भी लगेगा, ये एक साथ। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नॉन पोलर में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है तो अकेला अकेला प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो वाला एक और पैरा वाला दूसरा। लेकिन जब पोलर रहेंगे तो एक ही में ऑर्थो पैरा सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाता है पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हेलोजन का। तो फेनॉल के अंदर ये रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है कि कहां पर हम लोग देख रहे हैं। तो पोलर अगर हो ना तो एक ही में तीनों जोड़ दो, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, अगर हम काउंटिंग करें यहां से फंक्शनल ग्रुप यहां से काउंटिंग करें तो 2 4 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। ये भारत, चलो ऐसे ही मैंने नाम की बात कर ली। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड तो कंसंट्रेटेड लिया गया है और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया गया है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है नाइट्रेशन रिएक्शन। तो अगर हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन कराएं तो नाइट्रेशन रिएक्शन में होता ये है कि ये जो बेंजीन है HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड का काम करता है और नाइट्रिक एसिड बेस का काम करता है। तो ये क्या करता है, ये अपना एक H निकाल देता है प्लस के फॉर्म में। जब ये H निकाल देगा तो यहां पर बचेगा HSO4 माइनस, और ये OH निकाल देगा तो O भी चला गया H भी चला गया, तो यहां पे बचेगा NO2 प्लस OH माइनस। ये OH माइनस और ये H मिलकर तो बना लेता है वाटर। जबकि ये नाइट्रो ग्रुप है तो ये अटैक करेगा बेंजीन पर, और बेंजीन का कोई भी कार्बन पढ़ाया गया था रेजोनेंस कर रहा है तो यहां पे प्लस चार्ज यहां पे माइनस चार्ज। अभी सिर्फ बेंजीन ले रहा हूं मैं, तो आप देखिए NO2 तो आके जुड़ जाएगा यहां और ये प्लस चार्ज रेजोनेंस करता हुआ आएगा यहां। थोड़ी देर के बाद आपको मालूम है फिर से वापस डीप्रोटीनेशन हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहां NO2, और इसी कार्बन से H जो लगा हुआ था वो H चला जाएगा, यहां आ जाएगा निगेटिव चार्ज। वही वाला पूरा प्रोसीजर है जो बेंजीन रिंग पे अक्सर होता है। तो आप देखें ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कब लगेगा, जब इसी में हमने
एल्कोहल ले लिया, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो अब निगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। तो ये NO2 जो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हुआ है, ये आकर कहाँ लगेगा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर लगता है। तो याद रखिएगा, फेनॉल के केस में जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पे ही आके लगेगा। डाइल्यूट के केस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनना है, बिल्कुल नॉन पोलर और डाइल्यूट के केस में एक ही प्रोडक्ट बनना है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं एल्कोहल और यहां लिख रहे हैं ऑर्थो, साथ में पैरा भी बनता है। मैंने इस बार ऑर्थो लिखा है, मैं वजह बताऊंगा बाद में क्यों। फिलहाल आप समझो कि अगर कंसंट्रेटेड होगा तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा ये एक्टिव हो जाएगा तो यही NO2 ऑर्थो पैरा सब पर लगेगा। तो कंसंट्रेटेड के प्रेजेंस में रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऑर्थो पैरा सब पर बनता है। तो पोलर रहे या कंसंट्रेटेड रहे, एक्टिविटी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा सब एक ही में बनेंगे। जबकि डाइल्यूट रहे या नॉन पोलर रहे, सिर्फ सिंगल ही प्रोडक्ट बनना है, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट ही बनना है। तो अब क्या होता है, सुनो, यहां पर हमने ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया, जबकि इस वाले केस में पैरा बनाया। तो पैरा पे ना तो अट्रैक्शन है ना तो रिपल्सन है। ऑर्थो में रिपल्सन तो था, लेकिन इस बार NO2 में जो ऑक्सीजन है ना, वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है बेटा। तो ये NO2 का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, NO2। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है इस एसिडिक हाइड्रोजन को। ये फेनॉल है और ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है जिससे ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर नहीं देगा, लेकिन ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा तो एक चिलेशन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप ये बात मान कर चलें कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में चिलेशन होता है, 6 मेंबर रिंग बनता है। तो यहां रिपल्सन को प्रिफर नहीं करेंगे, यहां पर अट्रैक्शन को प्रिफर करेंगे। तो याद रखिएगा, नाइट्रेशन रिएक्शन में ऑर्थो वाला मेजर होता है, जबकि बाकी जगह पर पैरा वाला मेजर होता है, क्योंकि उसमें चिलेशन नहीं होता। तो आपको चिलेशन कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर चिलेशन है तो ऑर्थो वाला बना दीजिए, स्टेबल प्रोडक्ट है। अगर चिलेशन नहीं है तो पैरा वाला बना दीजिए। तो ये सारी बातचीत हो गई 6 प्रोडक्ट तक की। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ये वाला जो रिएक्शन है ये क्लोरीनेशन रिएक्शन है, ये डाउ प्रोसेस है, ये फिर से वापस क्लोरीनेशन है, सॉरी ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन है, ये वापस ब्रोमिनेशन है पोलर सॉल्वेंट में, और ये वापस से नाइट्रेशन है। तो अभी तक हम लोगों ने सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे। अब वापस आओ, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखा गया है तो समझो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसको ओलियम भी कहते हैं एक साथ मिलाकर। तो दो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग सल्फोनेशन नाम देते हैं। जैसे मान लो ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर दोनों तरफ अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो जाए तो एक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एसिड की तरह काम करेगा, एक बेस की तरह। तो एसिड बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी साल्ट बनेगा वाटर। वाटर बनने का मतलब कैसे होगा, यहां से H निकलेगा H+ के फॉर्म में, तो यहां पर क्या बच जाएगा HSO4-। यहां से OH निकलेगा, अगर O और H निकाल लोगे तो एक H कम हो गया, SO3H+ बनेगा ये, और OH निकल गया। तो OH और ये H मिलकर तो वाटर बन गया, और ये जाकर बेंजीन पे अटैक करेगा और वहां से वापस H निकालेगा, डीप्रोटीनेशन वाला स्टेप। तो वो H आकर इसको वापस से सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। तो आप देखें जितने भी एसिड हैं सब के सब काम कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट। इसमें ये लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था। जो H यहाँ से निकला था वो वापस क्लोरीन को लेकर इसको वापस AlCl3 बना दिया था। तो ये तो पूरा मैकेनिज्म के लेवल पे बात हो रही है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट बात करें तो बहुत आसान, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, ये OH और H मिलाकर वाटर बना देगा। और जो हमारा 7th प्रोडक्ट होगा वो ये होगा कि बेंजीन रिंग पर SO3H ये जुड़ जाएगा हमारे पास।
तो ये रिएक्शन होता है हमारे लिए। अब देखो ये NaOH और हाइड्रोलिसिस, इसका काम होता है यहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कराना। तो इसका मतलब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 अगर निकल गया तो 8वां प्रोडक्ट हमारे लिए वापस से फेनॉल बन गया, क्योंकि एक S और 2 ऑक्सीजन जब निकाल दोगे तो एक ऑक्सीजन और H बचेगा। तो दिस इज कॉल्ड फेनॉल, यानी वापस से फेनॉल बन गया। जो दूसरे स्टेप पे फेनॉल बना था वो अब फिर इस तरह से भी फेनॉल बना सकते हैं। अब फेनॉल पे जिंक डस्ट का जब इस्तेमाल करते हैं तो आप जानिए ये एक रिडक्शन वाला प्रोडक्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को खींचता है, ऑक्सीजन को खींचकर ये जिंक ऑक्साइड बना लेता है और यहां पर बचता है बेंजीन। दिस इज बेंजीन, बेंजीन बन जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस बड़े आसान हैं कि जिंक डस्ट जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ऑक्सीजन को ये खींच लेता है और फेनॉल को वापस रिड्यूस करके बेंजीन बना देता है। ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। ओजोन जिंक के प्रेजेंस में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करता है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या है, मैंने पहले भी बताया है आपको रेगुलर क्लासेस में कि यार जब भी ओजोन आए तो बस एक नारा याद रखो, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। तो आपको क्या करना है, जहां जहां डबल बॉन्ड है उनको ब्रेक कीजिए। डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। इस कार्बन से डबल बॉन्ड तोड़ा था तो इस पर ऑक्सीजन जोड़ना है, इस पे से तोड़ा था तो इस पर ऑक्सीजन जोड़ना है। डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। तो आप देखिए तीनों प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है, दो दो कार्बन के 3 प्रोडक्ट बन गए। अब ये एक प्रोडक्ट, दूसरा, तीसरा, तो कुल मिलाकर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, 2 कार्बन है, इनको हम एक कार्बन, इनको एक कार्बन कहेंगे। इन दोनों पे डबल बॉन्ड O है। इस टोटल की वैलेंसी कितनी दिख रही है, 1 2 3। तो चौथी वैलेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन, क्योंकि रिडक्टिव है। अगर यही ऑक्सीडेटिव होता, जिंक नहीं होता तो ऑक्सीडेटिव होता, क्योंकि जिंक का काम रिडक्शन कराना है। तो इसका मतलब यहां पर H जोड़ा जाएगा। अगर यही जिंक ना होता तो OH जोड़ते और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते। लेकिन बहरहाल ऐसे टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे। मुझे बैलेंसिंग तो करना नहीं है, मैं तो सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म देख रहा हूं कि बेंजीन का जब हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो पता चला कि हमें मिलता है 2 कार्बन और दोनों कार्बन पर एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, यानी बेंजीन कन्वर्ट हो गया फाइनली इसमें। अगर मैं IUPAC नाम इसका लिखूं तो 1 2 2 कार्बन है, इसलिए इथ एन 1 2 डाई अल, एल्डिहाइड का इस्तेमाल होता है अल। अब देखो हमें रिडक्शन कराना है। रिडक्शन का काम क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन दोनों तरफ जोड़ देना। रिडक्टिव मैं आगे सिखाऊंगा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं ये सब, जो रिडक्शन भी एक तरह से है। हाइड्रोजन को जोड़ना, तो हाइड्रोजन मतलब H2, हाइड्रोजन गैस, तो वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ आप क्या करेंगे, तो आप H जोड़ देंगे। जब आप दोनों तरफ H जोड़ देते हैं तो आपको फाइनली जो प्रोडक्ट दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है। ये दिखाई देता है, इसको हम लोग डाई एल्कोहल भी कहेंगे। तो ये दिखाई देगा जिसका नाम है 1 2, मतलब 2 कार्बन है तो इथ एन 1 2 डाई ओल, ये अल था वो ओल है। अब क्या करेंगे, इसमें से H2O2 रिलीज कराना है, यानी H2O2 का मतलब हो गया कि मैं इसी को दोबारा से दिखला देता हूं कि अब हमारे पास दो कार्बन है, इन्हीं पर OH है, एल्कोहल, बाद HH भी है बीच बीच में, वो H हम दिखला नहीं रहे हैं। तो अब बताओ H2O2 अगर आपको निकालना है तो क्या यही H2O2 है? तो जब H2O2 निकलेगा तो यहां पर आपको मिलेगा इथेन,
ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, यानी यहां से OH निकलता है, O पे डॉट आता है, उस कार्बन से भी यहां पर CH2 डॉट है क्योंकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। फिर उसी तरह से यहां पर OH पे डॉट आता है और यहां CH2 डॉट आता है। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, पहले से तो सिंगल बॉन्ड था, एक डॉट और मिल जाता है और ये आपस में मिलकर परऑक्सी बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है और ये वापस में CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से हीट करने पर आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है डाईओल से और वो कन्वर्ट हो जाता है इथीन में। अब देखिए इथीन का हम लोग करा रहे हैं, प्लेटिनम एक सॉलिड है, उसके प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन गैस आती है, डबल बॉन्ड को तोड़कर दोनों सिन एडिशन करते हैं, सिन एडिशन करते हैं और उसकी वजह से यहां एक अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी आप बॉन्ड को तोड़कर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से लगा दीजिए, जिसको मैंने जनरली दिखलाया नहीं है। अब हम ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करा रहे हैं। जब हम ब्रोमीन का रिएक्शन इस पे कराएंगे तो एक तरह से कह सकते हैं ब्रोमो इथेन मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और एक ब्रोमीन के साथ अलग हो जाएगा, बाकी एक ब्रोमीन आकर यहां लग जाएंगे। अब आप देखिए हम मैग्नीशियम का इंसर्ट करा रहे हैं। मैग्नीशियम यानी मेटल के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं, ये भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं और इस वक्त इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो इसमें होता क्या था, इसमें होता ये था कि यहां से फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, इस कार्बन पर डॉट आएगा, साथ में Br पे डॉट आएगा। अब देखो मैग्नीशियम क्या करेगा, सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वो इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये बन जाएगा निगेटिव, ये बन जाएगा निगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम इसके साथ ही बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ ही बॉन्ड बना लेगा, इसलिए कहते हैं मैग्नीशियम बीच में इंसर्ट कर जाएगा। और ये कन्वर्ट हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, चूंकि मेटल और कार्बन के जो मेटल के बीच के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। अब देखो इसका नाम है इपॉक्साइड। ये एक साइक्लिक ईथर है, 2 कार्बन है और ये ईथर है, साइक्लिक ईथर। होता क्या है, ऑक्सीजन जब भी कार्बन के साथ आता है, चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब ये सिग्मा बॉन्ड था, चूंकि 2 कार्बन है, दिस इज कार्बन एंड दिस इज कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इधर एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इधर एक सिंगल बॉन्ड है। तो क्या होगा कि ये एक तरफ से बॉन्ड टूटेगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो कार्बन प्लस के फॉर्म में आएगा और ऑक्सीजन माइनस के फॉर्म में आएगा, ऐसा ही होता है। तो साइक्लिक ईथर जिसको हम इपॉक्साइड कह रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ये कन्वर्ट होके कुछ ऐसा रहता है। जबकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो ये बात मान के चलिए कि कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड था। ये मेटल और ये ब्रोमीन यानी हेलोजन के बीच का ये आयनिक बॉन्ड है बहुत मजबूत, ये ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है बहुत वीक और ये है कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी मजबूत है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड ही सबसे कमजोर बॉन्ड है, तो यहां पर ये कमजोर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निगेटिव के डिफरेंस की वजह से टूटेगा और ये टूटता इस तरह से है कि कार्बन पर आता है निगेटिव चार्ज। इसीलिए कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज अ सोर्स ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन आपको मिल जाया करेगा क्योंकि मेटल से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और ये खुद MgBr प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये निगेटिव अटैक मारेगा इस कार्बन पर, पॉजिटिव निगेटिव में अटैक होगा, तो ये एक कार्बन प्लस था, ये एक कार्बन न्यूट्रल था। तो कुल मिलाकर थोड़ी देर के बाद आपको मिलेगा ये निगेटिव वाला कार्बन और ये कार्बन। चूंकि ये निगेटिव पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड बना लिया है तो टोटल 4 कार्बन होंगे। अब आप पहले स्टेप पर सोचिए तो पहले स्टेप पर यही बना है, पहले स्टेप पर कुछ ऐसा बना है। अब हाइड्रोलिसिस करवाना है आपका। हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया वाटर का ब्रेकडाउन कराना है। तो बेटा वाटर का ब्रेकडाउन कराओगे तो वाटर ब्रेक होगा H+ और OH- में, तो OH- आकर तो यहां लगेगा और H आकर यहां लगेगा, यानी 1 2 3 4 4 कार्बन होंगे और एल्कोहल होगा, ये OH के साथ लगेगा।
हाइड्रोलिसिस के बाद। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है ये कुछ ये मिलने वाला है, 4 कार्बन और एल्कोहल OH, यही है। ये मूव करके जाएगा, यहाँ बन जाएगा OH और 4 कार्बन। तो ये था हमारा ये पूरा 16 तक का प्रोडक्ट। ये वाले लाइन को फिर से एक्सप्लेन कर दें, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस इसी में हैं और बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इधर वाला तो हम लोगों ने डील कर लिया था, इधर वाले में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। इसका नाम क्लोरीनेशन था, डाउ प्रोसेस था, ब्रोमिनेशन था, नाइट्रेशन था, ब्रोमिनेशन था, नाइट्रेशन था, ये सल्फोनेशन था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड होता, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता और नाम होता डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसका नाम हो गया डी सल्फोरेशन रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। तो अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये एक तरह से रिडक्शन है, ऑक्सीजन का निकल जाना इज कॉल्ड रिडक्शन। ये ओजोनोलिसिस है, जिंक के प्रेजेंस में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहलाएगा। ये मतलब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहा जाए या रिडक्शन कहा जाए। उसके बाद ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है हीट करने पर। उसके बाद फिर से वापस ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है, सिन एडिशन होता है। उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अल्केन हमेशा हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये मेटल के प्रेजेंस में है, वापस फिर रेडिकल रिएक्शन है, लेकिन इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, क्योंकि इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होता है और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी कार्ब एनायन का एक बेहतरीन सोर्स है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको साइक्लिक ईथर कहते हैं, यही इपॉक्साइड है। इसमें होता क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आपको एल्कोहल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बेटा हम लोगों ने 16 तक देख लिया। अब आते हैं इधर कुछ लिखा हुआ है 17, 18, 19। तो देखो यही फेनॉल अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहा है। ये फिर से SN1 टाइप का रिएक्शन है, क्योंकि NH3 जो है उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह तो काम करता है, लेकिन बहुत देर में काम करेगा। लेकिन मैं बता दूं आपको कि अमोनिया में 2 तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक तो नाइट्रोजन के पास चूंकि लोन पेयर है उस वजह से भी काम होगा, यानी ये लोन पेयर डोनेट करके भी अटैक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन दूसरी तरफ इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन भी है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये एसिडिक हाइड्रोजन की तरह काम करेगा बेटा। यहां पर मैं बनाता हूं बेंजीन, सॉरी फेनॉल। तो होता क्या है, सबसे पहले कि ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन अपना, अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। जब तक लोन पेयर था और न्यूट्रल कंपाउंड था तब तक वीक था, इसीलिए सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन देता है। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता है और लोन पेयर देकर ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे जब प्लस चार्ज आता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाता है और ये वाटर बन जाता है। ये बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन पे वापस प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज अटैक करेगा, यानी काफ़ी आसान सा रिएक्शन हो गया। अब आप सोचें कि यहाँ पर होना क्या है इस रिएक्शन में कि ये अपना एक एच देगा जिसको ये OH एक्सेप्ट करके वाटर बन जाएगा एंड वाटर इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये पढ़ाया है सब रेगुलर क्लास में, ये मैं पहले बोल चुका हूँ, रिवीजन क्लास है। सारे रिएक्शंस को हम जल्दी जल्दी डील कर रहे हैं और एक साथ पढ़ रहे हैं। तो देखो फेनॉल के बहुत सारे रिएक्शंस यहीं पे समझ में आ जाएंगे। फेनॉल के 3-4 रिएक्शंस ले लिए, फिर यहाँ से फेनॉल का रिएक्शंस ले लिया, फिर इधर भी फेनॉल का रिएक्शन ले लिया, और बेंजीन से हम फेनॉल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं उसके 2-3 तरीके आपको इसी रिएक्शन में समझ में आ जाएंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका ऐसे भी है। बहरहाल खैर, तो मैं बात कर रहा था कि ये अपना एक H देगा और इस OH को बना देगा वाटर। जब वाटर बन जाएगा तो वाटर निकल जाएगा, वाटर के निकलने से ही इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये NH2 अटैक मारेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एनेलीन में, NH2 बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एनेलीन।
अब बताओ NaNO2HCl एरिलीन पे अटैक करा रहे हैं, डाइजोनियम साल्ट बनेगा, क्योंकि इस प्रोसेस को हम लोगों ने डाइएजोटिएशन प्रोसेस कहा था। तो ये डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा बेटा, डाइजोनियम साल्ट। जिसमें एक N पे प्लस चार्ज है, एक क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज है, और इसी प्लस माइनस की वजह से इसका नाम साल्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसके मैकेनिज्म पे दोबारा आते हैं। हालांकि रेगुलर क्लास में ये पूरा मैकेनिज्म से सिखाया हुआ है आपको, लेकिन मैं बता दूं होता कैसे है। होता शॉर्टकट में यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो Na है, NaNO2, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये स्ट्रक्चर है NaNO2 का। सोडियम पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अब आते हैं HCl के प्रोसेस में। H और Cl, H प्लस के फॉर्म में, Cl माइनस के फॉर्म में। स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% आयोनाइज होगा। तो यहीं पर पहले स्टेप पे क्या बन जाता है, NaCl, और ये बन जाता है एक तरह से नाइट्रस एसिड, HNO2, नाइट्रस एसिड। इन सिटू रिएक्शन है, क्योंकि इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करते तो ये एयर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता इसीलिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम लोग ये दोनों लिखते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट बता दिया गया था कि यहां से दोनों हाइड्रोजन को निकालो, ऑक्सीजन को निकालो। जब आप वाटर को रिलीज कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, यहां पर तो N है ही, दोनों हाइड्रोजन निकाले हो तो डबल बॉन्ड लगाओ, और ये डबल बॉन्ड इस N के साथ आकर रिएक्ट करेगा, और साथ में ये OH है। वापस HCl एक्सेस में लिया गया है, तो वापस HCl से वापस H निकलेगा, तो यहां पर फिर से वाटर बना देगा। जब यहां से वाटर बनेगा तो इस N पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और साथ में है Cl माइनस। मगर इस नाइट्रोजन का अभी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो क्या करेगा, ये पहले इस लोन पेयर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये लोन पेयर देकर इस नाइट्रोजन अब देखो ये नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसीलिए मैंने कहा था बीच वाले नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होता है और ये Cl पे माइनस। यही वो स्ट्रक्चर है जिसका नाम है डाइजोनियम साल्ट। अब डाइजोनियम साल्ट के बाद इसका हम लोगों ने एक फ्लोरो एसिड के साथ रिएक्शन कराया है। अब इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है वो सुनो। इसमें होता क्या है कि क्लोरीन रिलीज हो जाता है NaCl के फॉर्म में। यानी पहला अगर मैं प्रोडक्ट बताऊं कि ये डाइजोनियम साल्ट है, इसी डाइजोनियम साल्ट पर NaBF4 का रिएक्शन कराएं तो BF4 पे होता है माइनस चार्ज और सोडियम पे होता है प्लस चार्ज। तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है। पहले स्टेप के बाद तो बहुत आसानी से समझ लो कि ये N2 है, N2 पे प्लस चार्ज ही रहेगा और क्लोरीन की जगह पर BF4 माइनस आ जाएगा, NaCl रिलीज हो गया। यानी फर्स्ट स्टेप पर Na प्लस के फॉर्म में टूटेगा, BF4 माइनस के फॉर्म में टूटेगा। क्योंकि ये साल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो Na प्लस के फॉर्म में अलग हो गया, BF4 माइनस के फॉर्म में अलग हो गया। Na प्लस क्या करेगा, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही क्लोरीन हटेगा BF4 वापस आके इस N के साथ बॉन्ड बना लेगा। यानी कुछ नहीं, क्लोरीन हट गया, BF4 माइनस आ गया। बट सेकेंड स्टेप पे जब आप हीट करेंगे, ये काफी बल्कि ग्रुप है BF4 माइनस, तो यहां से क्या होता है, BF3 निकल जाता है और यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये बल्ज-सीमैन रिएक्शन है। फ्लोरीन को जोड़ने का तरीका, फ्लोरीन को जोड़ने का तरीका, बल्ज-सीमैन रिएक्शन। साइड प्रोडक्ट भी बता रहा हूं मैं। नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, BF3 रिलीज हो जाता है। BF3 स्टेबल प्रोडक्ट इसलिए मान लिया गया है क्योंकि वहां बैक बॉन्डिंग होता है, फ्लोरीन से बैक बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में ये सारी बात बढ़ाई रखी है कि BF3 कैसे बैक बॉन्डिंग कर लेता है और बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए BF3 एक स्टेबल प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा। साथ में NaCl तो पहले ही रिलीज हो चुका था और नाइट्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी और साथ में फ्लोरोबेंजीन आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा तरीका था। यहां से बता दें ये रिएक्शन हो गया एसिड बेस वाला रिएक्शन, आप समझे। ये डाइएजोटिएशन प्रोसेस है और इसको हम लोग कहते हैं बल्ज-सीमैन रिएक्शन। वापस आते हैं, ये बिल्कुल फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का मतलब हो गया कि पहले इन दोनों का आप रिएक्शन कराएं। जब आप इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो आप ये पाएंगे कि यही है हमारा
लुईस एसिड, क्लोरीन के पास वैकेंट पोजीशन, जैसे यहाँ पे कराया था रिएक्शन, बिल्कुल उसी तरीके से क्या करेंगे, कार्बन अपना लोन पेयर तो दे नहीं सकता, क्लोरीन ही अपना लोन पेयर देगा। क्लोरीन लोन पेयर देगा तो क्लोरीन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा ये, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी इस तरह से कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, और साथ में ये क्लोरीन आकर यहाँ लग जाएंगे, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब ये कार्बोकेटाइन जब फॉर्म हुआ तो अब ये रीअरेंज होगा। ये इस वक्त जो कार्बोकेटाइन है वो पहली बात तो 1 डिग्री है, साथ में ये कार्बन अल्फा है, इस पे 2 हाइड्रोजन है। अगर यही 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो ये कार्बोकेटाइन ऐसा बन जाएगा, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके बेटा इसको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बेंजीन पे अटैक मारेगा। जब ये बेंजीन पे अटैक मारेगा तो हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन है, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये बहुत फेमस रिएक्शन है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराकर हाइड्रोलिसिस करवा दें आइसोप्रोपाइल बेंजीन का। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का हम लोग रिएक्शन करा दें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। पहली बात तो ऑक्सीजन आपस में जुड़ ही जाता है आकर यहाँ पर, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते हैं। मैं फाइनल आपको प्रोडक्ट बताऊं दोनों के बाद होता क्या है, तो आप समझो ये बहुत फेमस रिएक्शन है आइसोप्रोपाइल यहां से ये बॉन्ड तोड़ देना, इस पे लगाना डबल बॉन्ड O, इस पे लगाना OH। यही तरीका है। शॉर्टकट में याद करने का तरीका यही है कि आप इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो यहां पर आप लगाइएगा डबल बॉन्ड O और यहां लगाइएगा आप सिंगल बॉन्ड OH। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है जिसका नाम फेनॉल है? देखिए, फेनॉल बनाने का एक तरीका आप और सीख गए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट आपको दिखाए गए हैं, 21वां और 22वां, और 21वां के नीचे लिखा गया है एरोमेटिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 21वें को लिखेंगे कि 21वां तो हमारे लिए फेनॉल है, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, जबकि 22वां जो है हमारे लिए वो एसीटोन है, दिस इज एसीटोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था कि आइसोप्रोपाइल का ऑक्सीजन गैस और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलता है, एक एसीटोन दूसरा फेनॉल। तो ये 21वां और 22वां था। अब आप देखिए 23वें में क्या किया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया गया है, दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फेनॉल आपका कन्वर्ट हो जाता है बेंजोक्विनोन में, बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजोक्विनोन में कैसे होगा, यहां से हाइड्रोजन हटता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बढ़ा रहा हूं, और ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और रेजोनेंस के थ्रू जुड़ता है। तो यहां पे लगाओ डबल बॉन्ड, अब ये डबल है तो ये सिंगल, फिर ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, इस तरह से होता है बेंजोक्विनोन। ये बेंजोक्विनोन है, बेंजोक्विनोन। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है कि जब कभी भी फेनॉल का हम ऑक्सीडेशन कराएं तो पैरा पोजीशन पर आपको डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नजर आएंगे, यानी यहां से H निकालिएगा, यहां पर ऑक्सीजन लगाइएगा, यानी हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीजन का जुड़ना, दोनों ऑक्सीडेशन है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए खाली हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता, लेकिन स्ट्रॉन्ग है इसलिए आप ऑक्सीजन जोड़ेंगे भी। और रेजोनेंस कराएंगे बेटा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यही चलता रहेगा। हर अल्टरनेट जगह आप देखें डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर इस डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन। तो 23वां नंबर जो स्ट्रक्चर है आपका वो बनेगा बेंजोक्विनोन। फेनॉल का ऑक्सीडेशन, फेनॉल का ऑक्सीडेशन भी इंपॉर्टेंट है, फेनॉल का रिडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन के बाद बेंजीन बन जाता है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में। तो अब देखिए ये जो एसीटोन था, इसका अगर आप सोडियम प्लस एल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। ये फिर से एक तरह से रिडक्शन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन को जोड़ देना है दोनों तरफ। तो ये हमारा एसीटोन कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी एल्कोहल में।
एसीटोन इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी एल्कोहल। अब क्वेश्चन कह रहा था कि इस 22वें में 15वां नंबर प्रोडक्ट आपको जोड़ना है। 15वां नंबर प्रोडक्ट हमारे लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। 15वां नंबर जो प्रोडक्ट है हमारे लिए वो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो चलो भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें ऐड करना है 21वें नंबर प्रोडक्ट में, सॉरी 22वें नंबर प्रोडक्ट में। अब 22वां नंबर प्रोडक्ट हमारे लिए क्या था? एसीटोन। एसीटोन। तो अब आप बताइए, क्या इपॉक्साइड हो या एसीटोन हो, कार्बन से अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो वो किस फॉर्म में होगा? तो वो इस फॉर्म में होगा कि ऑक्सीजन खींचकर खुद को निगेटिव बनाएगा, कार्बन पॉजिटिव बनाएगा, बॉन्ड टूटेगा इस तरह से। तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव के फॉर्म में था। साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी हम लोग जानते हैं कि ये कमजोर होता है खींचकर, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ये कार्बन जो निगेटिव है वो आकर अटैक मारेगा इस कार्बन पर। तो हमारे पास ये 3 कार्बन तो थे, इससे जुड़ जाएगा 2 कार्बन और साथ में ऑक्सीजन, साथ में MgBr, ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे लिए। एसीटोन में ये वाला कार्बन पॉजिटिव था, इससे जोड़ोगे 2 कार्बन, ये निगेटिव, निगेटिव से जुड़ा हुआ, ये कार्बन निगेटिव, साथ में ये जुड़ा हुआ, और उसके बाद ऑक्सीजन MgR। लिखे चाहे न लिखे, यहाँ पे लिखा नहीं है, सिर्फ 15 लिखा है, लेकिन जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है हाइड्रोलिसिस होता है, यानी अगले स्टेप पर हाइड्रोलिसिस होना है। और हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होना है? ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि जो निगेटिव है उससे लाकर जोड़ना H+ और जो पॉजिटिव है उससे लाकर जोड़ना OH-। तो MgOH-Br ये तो अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका टर्सरी एल्कोहल। तो 25वां नंबर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा टर्सरी एल्कोहल। दिस इज टर्सरी एल्कोहल। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन पर OH है, साथ में 2 ब्रांचिंग दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड टर्सरी एल्कोहल। अब देखिए, यहां तक तो बात हो गई, यहां तक तो बात हो गई। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब हमें सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन का काम करता है। ये करता क्या है? यहां से OH को रिलीज कराता है इस कार्बन से, जहां से OH है एल्कोहल जुड़ा हुआ, और साथ में नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज करवाता है, यानी वाटर रिलीज होना है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो वाटर रिलीज के लिए क्या करना है वो सुनिए। ये है हमारे पास सिस्टम। ठीक है, यहां से तो OH रिलीज हो गया, चलो इस कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज और OH रिलीज हो गया। अब सवाल है नेक्स्ट कार्बन को निगेटिव बनना है, तो यहां से H दे देगा तो ये निगेटिव, यहां से H दे देगा तो ये निगेटिव, और ये H दे देगा तो ये निगेटिव। यानी आई हैव 3 ऑप्शंस। अच्छा, ये दोनों तो टर्मिनल है इसलिए एक ही माना जाए, या तो ये दे या ये दे। तो इसका मतलब 2 केस बन रहे हैं, ये दे दे या ये दे दे। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। अगर ये दे देगा H तो यहां आएगा निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड, यानी इस तरह का एक प्रोडक्ट मिल सकता है। अगर ये दिया है तो, ये सब नहीं दिए हैं तो इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, कुछ ऐसा। और अगर आपने माना कि नहीं, इसने नहीं दिया, इसने दिया, तो अगला प्रोडक्ट ऐसा। अगर ये माना कि इसने नहीं दिया, ये दिया, तो फिर अगला प्रोडक्ट यही, निगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड। तो इसका मतलब 3 तरह के अल्कीन बन रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि जब ऑर्थो और पैरा दोनों बनता है तो आपको स्टेबिलिटी देखनी होती है, वैसे यहां पर भी आपको एक ही प्रोडक्ट लिखना है 26वां, तो आपको वो लिखना है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आप देखिए स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन आप कैसे देखते हैं, तो आप देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो आप देखिए कि इससे तो कुछ जुड़ा हुआ है नहीं, लेकिन इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये है और ये है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो इसका मतलब 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर। इसको जरा देखिए,
इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये है तो ये भी अल्फा कार्बन, इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, ये भी अल्फा कार्बन, इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, ये भी अल्फा कार्बन। 3 3 6 3 9 9 अल्फा कार्बन है इस वाले अल्कीन में। जबकि यहां पर वही बात हो जाएगी, इससे जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, इससे जुड़े हुए ये अल्फा है, ये अल्फा है। तो इसका मतलब मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज दिस वन। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होंगे, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा, और जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा उसे हम लोग कहेंगे सिरजफ अल्कीन, और जो कम स्टेबल होगा उसे कहेंगे हॉफमैन अल्कीन। यानी दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सिरजफ, एक का नाम था हॉफमैन। तो सिरजफ अल्कीन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अब बताओ सिरजफ अल्कीन आपको क्या दिख रहा है? 1 2 3 4, मैं इस तरह से बना रहा हूं, 1 2 3 4 और साथ में ये ब्रांचिंग, 1 2 3 4 और साथ में तीसरे पे ब्रांचिंग। तो ये है हमारा मोस्ट स्टेबल अल्कीन। दिस इज द मोस्ट स्टेबल अल्कीन, दैट इज सिरजफ अल्कीन। अब इसमें आपको 3 रिएक्शन बताए गए हैं। एसिड के प्रेजेंस में वाटर को जोड़ना है, और ये जो है आपका, और ये दोनों रिएक्शंस पे थोड़ी देर बाद में आऊंगा मैं। पहले ये रिएक्शन बताता हूं। तो सुनो, सबसे पहले क्या होता है, यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। वो कार्बोकेटायन जैसे ही फॉर्म करेगा, अब उसके बाद रीअरेंजमेंट देखा जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ कार्बोकेटायन कैसे बनेगा? पाई बॉन्ड को ब्रेक करना। जब पाई बॉन्ड को तुम ब्रेक करोगे तो यहां पर भी प्लस चार्ज आ सकता है, यहां भी प्लस चार्ज आ सकता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना है। अगर मैं यहां प्लस चार्ज मानता हूं तो इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन और ये कार्बन अल्फा होगा, 2 ही अल्फा कार्बन हुए। यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज मानता हूं तो ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा। यानी कार्बोकेटायन जो मुझे सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है वो यहां दिख रहा है, और ये कार्ब एनायन बन रहा है। कार्ब एनायन को भी रहने देते हैं, पहले हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करते हैं। यानी ये पाई बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि ये कार्बोकेटायन बनेगा, और जो कार्बन पे प्लस चार्ज है उस पर लाकर जोड़ देना OH, क्योंकि अब ये रीअरेंज नहीं हो रहा। यही सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। ये प्लस चार्ज यहां शिफ्ट नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। तो दिस कार्बोकेटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। अब उसी पर लाके जोड़ दो OH को, और H को लाकर यहां जोड़ दो जो कार्ब एनायन वाला था। तो इसका मतलब ये हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर है, वाटर जुड़ गया। हाइड्रेशन रिएक्शन कहलाता है ये कहलाता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, क्योंकि परऑक्सी बॉन्ड के प्रेजेंस में होता है। परऑक्सी बॉन्ड हो और हाइड्रोबोरेशन हो तो आपको ऐड वाटर ही करना है, परऑक्सी बॉन्ड में वाटर ही ऐड करना है। मगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि आपको लेस स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ जोड़ना है OH को। तो लेस स्टेबल कौन बनेगा बेटा? लेस स्टेबल कौन बनेगा बताओ? ये वाला कार्बोकेटायन लेस स्टेबल बनेगा। हालांकि लेस स्टेबल नहीं बनता, परऑक्सी बॉन्ड में हमेशा फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है तो आपको हमेशा लेस स्टेबल के साइड में जोड़ देना है OH, क्योंकि ये टूटता है एक तरह से OH में, तो OH आके जुड़ जाता है। तो आप ये मानकर चलें कि ये हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, जबकि ये कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मरकरी आया है ना, तो Hg इज अ मरकरी, और ये कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। डीमर्क्यूरेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का उल्टा, तो ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन। तो इसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, और मार्कोनिकॉफ रूल कहता है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो आप 29वें का जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो 29वें का प्रोडक्ट भी आएगा इसी तरीके से। तो मर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, जो कहेगा कि मोस्ट स्टेबल वाले को हमें बनाना है, और अगर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है तो वो कहलाता है लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है बच्चों को कि सर वाटर का जब आपने एडिशन कराया था, यानी हाइड्रेशन रिएक्शन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में फ़र्क क्या है? तो देखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और हाइड्रेशन में एक बेसिक फ़र्क ये है कि इसमें हाइड्रेशन की बात कर रहा हूँ, आपको स्टेबल कार्बोकेटायन पहले पाई बॉन्ड को तोड़ के बना लेना है। जो भी पाई बॉन्ड है, अब पहली बार टूटेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ सकता है या यहाँ आ सकता है। उसके बाद आपको रीअरेंज भी करना है, यानी यहाँ रीअरेंजमेंट की फैसिलिटी है,
लेकिन इनमें नहीं है। यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बस पाई बॉन्ड जहां पर तोड़ना है वहीं पे तोड़ के स्टेबल बना लो, लेकिन आगे आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं एक बात बता रहा हूं सिर्फ आपको, हालांकि ये रिएक्शन है नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो इसके लिए बता रहा हूं। मान लीजिए यहां डबल बॉन्ड है और कुछ ऐसा है हमारे पास स्ट्रक्चर। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग 3 रिएक्शन देख रहे हैं समझने के लिए। पहला रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन ले रहे हैं। दूसरा ले रहे हैं मर्क्यूरेशन, और तीसरा हम लोग ले लेंगे एसिडिक मीडियम में वाटर का ऐड करना। तो अब मुझे बताओ ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपको पाई बॉन्ड इस तरह से तोड़ना है कि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन यहां पे बनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दूसरे पे ये ब्रांचिंग था और आपको यहीं पर लाकर OH जोड़ देना है। ये तो हमारा हो गया हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, जिसमें आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, यानी पाई बॉन्ड को जस्ट ब्रेक कर दीजिए, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बना दीजिए। मर्क्यूरेशन ठीक उल्टा है, मर्क्यूरेशन कहता है कि आपको पाई बॉन्ड इस तरह तोड़ना है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको ये पाई बॉन्ड इस तरह तोड़ना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बने, और जो कार्बोकेटायन होगा उसी से आके OH को जोड़ देंगे। बोलिए, मगर वाटर के केस में क्या करना है, आपको शुरू में तो ब्रेक करना ही करना है। लीजिए मैं यहाँ पे ब्रेक करके दिखलाता हूँ, आपको शुरू में करना ही है 1 2 3 4 5 के मोस्ट स्टेबल वाला आप बनाएं, बिल्कुल मार्कोनिकॉफ रूल। उसके बाद रीअरेंजमेंट की अगर फैसिलिटी है तो रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजमेंट की अगर फैसिलिटी है तो रीअरेंज करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक कार्बन को हटा देता हूँ, वरना अभी रीअरेंज नहीं हो रहा, ये फिर पहले जैसा कंफ्यूजन वाला केस हो जाता। ये कर लेता हूँ, एक कार्बन बीच से हटा दो, ये है हमारे पास 1 2 3 4 और दूसरे पे 2 ब्रांचिंग, 1 2 3 4 दूसरे पे 2 ब्रांचिंग, यही है। तो अब ये पहले तो आपको मैंने बताया कि बोरेशन में, हाइड्रोबोरेशन में लेस स्टेबल कार्बोकेटायन के साथ जाया कीजिए, मर्क्यूरेशन रिएक्शन में मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के साथ जाइए। लेकिन जब एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड कर रहे हैं तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के बाद रीअरेंजमेंट भी सोचेंगे। क्या अभी ये मोस्ट स्टेबल है? तो जवाब है नहीं, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। अगर इस मिथाइल को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आएगा और ये +4 शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, यहीं पर OH को जोड़ेंगे। ये फर्क था जो इस रिएक्शन में जाकर समझ में आया। यहां पर इत्तेफाक से ऐसा हो गया है कि आपको ये पाई बॉन्ड तोड़ना है। पाई बॉन्ड तो आप तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, जब वाटर को जोड़ना है तो पाई बॉन्ड को तोड़ना ही है। तो पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। अब ब्रेक करने के 3 तरीके हो गए। पहला तरीका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, उसके बाद रीअरेंजमेंट, यही है हाइड्रेशन। सिर्फ मोस्ट स्टेबल बना के छोड़ दो, मर्क्यूरेशन रिएक्शन। लीस्ट स्टेबल बना दो, हाइड्रोबोरेशन। इसीलिए जब भी वाटर का एडिशन होता है अल्कीन पर तो ये 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद फिर रीअरेंजमेंट भी करना अगर है तो हाइड्रेशन रिएक्शन। अगर सिर्फ मोस्ट स्टेबल में तोड़ के रुक जाओ, रीअरेंजमेंट ना करो, तो मर्क्यूरेशन। और अगर आपको लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में तोड़ना है तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ये मिसाल लिया था ताकि रीअरेंजमेंट आपको समझ में आए। रीअरेंजमेंट हम लोग करते हैं जब मर्क्यूरेशन या हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन नहीं होता है तो, वरना मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। तो ये कुल मिलाकर आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छे खासे पोर्शन और बहुत सारे चैप्टर्स के हमने अलग अलग रिएक्शंस देखे हैं। तो वो कुछ मिक्स करके हमने क्वेश्चन दिया था और ये टोटल 29 रिएक्शन हो गया है विथ सॉल्यूशन और कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ। फास्ट इसलिए चले क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस हम पहले से ही मैकेनिज्म के साथ पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शंस। तो
आपको काम ये करना है कि घर पे दोबारा से जो आपने शुरू में पिक लिया था उसको अब अपने से ट्राई कीजिए, और साथ में इसका भी सॉल्यूशन का भी एक पिक ले लीजिएगा, ताकि आप उससे कोरिलेट कर सकें कि क्या सॉल्यूशन था, क्या क्या प्रोडक्ट हमने बनाया है। तो हर रिएक्शन का जो नंबर है उसके सामने आपको प्रोडक्ट मैंने लिख दिया है कि ये प्रोडक्ट है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।